हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। पर परागण से लाभ, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक ना। तो पर परागण से निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1 आपका होता है, इसमें जो फल बनते हैं ना वो बड़े होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं। पहला तो इससे लाभ होता है यही कि पर परागण की क्रिया से जो फल बनते हैं वे बड़े होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं। फल बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। कैसे बाबू? फल बड़े होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं। दूसरा जो होता है, इसमें बीजों की संख्या अधिक होती है, यानी पर परागण की क्रिया में जो फल बनते हैं उस फल में बीजों की संख्या अधिक होती है। दूसरा पॉइंट, इसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। क्या होती है बाबू? इसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इनमें जो बीज होते हैं ना स्वस्थ होते हैं, बड़े होते हैं और अच्छी नस्ल वाले होते हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें बीज स्वस्थ, बड़े तथा अच्छी नस्ल वाले होते हैं। अच्छी नस्ल वाले होते हैं। इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में सामना करने की अत्यधिक क्षमता होती है। इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में सामना करने की अत्यधिक क्षमता होती है। इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में सामना करने की अत्यधिक क्षमता होती है। अगला पॉइंट इसमें क्या होता है बाबू? रोग प्रतिरोधक जातियां तैयार की जाती हैं। इसमें रोग प्रतिरोधक जातियां तैयार की जाती हैं। छठवां, इसमें पौधों की नई जातियां तैयार की जाती हैं। क्या की जाती हैं? इसमें पौधों की नई जातियां तैयार की जाती हैं। इसमें पौधों से हानिकारक गुणों को
को निकाला जा सकता है। इनमें जो संतति उत्पन्न होती है ना, उसमें जीवन संघर्ष की अपार क्षमता पाई जाती है। इससे उत्पन्न संतति में जीवन संघर्ष की अपार क्षमता पाई जाती है। 9वां, इसमें पौधे बड़े और स्वस्थ होते हैं। हाँ, एक बार गौर से समझिएगा आप लोग। पर परागण से लाभ क्या है? पर परागण से हमको निम्नलिखित लाभ है। पहला लाभ यही है कि इसमें जो फल होते हैं वो बड़े होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं। फल कैसे होते हैं? बड़े होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा जो होता है, इसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। क्या होती है बाबू? बीजों की संख्या अधिक होती है। यानी पर परागण की क्रिया से जो फल बनते हैं, उन फलों में बीजों की संख्या कैसी होती है? बहुत ही अधिक होती है। इसमें जो बीज बनते हैं ना, यानी फलों के अंदर जो बीज बनते हैं, वो बीज स्वस्थ होते हैं, बड़े होते हैं और अच्छी नस्ल वाले होते हैं। क्या होते हैं बाबू? अच्छी नस्ल वाले होते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोग को? अगला पॉइंट, इनमें जो होती है ना, प्रतिकूल परिस्थितियों की सामना करने की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। अर्थात जो पर परागित पुष्प होते हैं या पौधे होते हैं, इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों की सामना करने की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। प्रतिकूल परिस्थितियां का मतलब, जैसे मान लीजिए अत्यधिक धूप हो गया। क्या हो गया? अत्यधिक धूप हो गया, उसको ये सब सह सकती हैं। अत्यधिक जाड़ा पड़ने लगा, उसको भी ये सब क्या कर सकती हैं? सह सकती हैं। अत्यधिक बारिश होने लगा, तब भी ये क्या कर सकती हैं? उसको सह सकती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया? तो यही प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने का इनके अंदर अत्यधिक क्षमता होती है। अगला पॉइंट, इसमें रोग प्रतिरोधक जातियां तैयार की जा सकती हैं। अर्थात मान लीजिए इससे ऐसा पौधा बनाया जा सकता है जिसको रोग न लगे। समझ में आ गया? वर्तमान समय में आप लोग देखिएगा, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, मरचा हो गया, भिंडी हो गया, तमाम ये पौधे उगाए जा रहे हैं जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक है। टमाटर अब सड़ा हुआ मिल रहा है का? नहीं। कीड़ा पड़ा हुआ मिल रहा है का? नहीं मिल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला पॉइंट, इनमें जो पौधे होती हैं ना, उन पौधों की नई जातियां भी तैयार की जा सकती हैं। यानी जो पौधे होते हैं उनसे नई जातियों का भी विकास किया जा सकता है। अर्थात नए प्रकार के पौधे का भी उत्पन्न किया जा सकता है। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, इसमें पौधे से जो हानिकारक गुण होते हैं उसको भी निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, उसमें कोई हानिकारक चीज़ है, उस हानिकारक चीज़ को भी क्या किया जा सकता है? बाहर निकाला जा सकता है। इसी प्रकार से अगले पॉइंट में, इसमें जो उत्पन्न संतति होती है उसमें जीवन संघर्ष की अपार क्षमता पाई जाती है। जीवन संघर्ष का मतलब अभी अभी हम बताएं कि जैसे मान लीजिए पौधा लगा दिए आप, और उसमें पौधे में सपोज कर लीजिए आप 2-4 दिन पानी नहीं डालेंगे, तब भी वो अपने आप को झेल ले जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सूखेगा नहीं। अगर उसको बकरी चर गई, गाय चर गई या किसी कारणवश कट पीट गया, फिर भी उसमें से वह नया पौधा विकसित कर लेगा। अर्थात इसमें जीवन संघर्ष की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। और इस प्रकार के जो पौधे उगते हैं ना, वो बड़े भी होते हैं और स्वस्थ भी होते हैं। हो गया? बोलिएगा। अब आगे बढ़े।
हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, पर परागण से हानि। पर परागण से हानि, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण से हानि। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पर परागण से यदि लाभ है तो पर परागण से हानि भी है। हानि क्या है? इससे निम्नलिखित हानियां हैं। नंबर 1 हानि यही है कि इसमें बाह्य संसाधनों जैसे वायु, जल तथा जंतु की आवश्यकता पड़ती है। अगर वायु, जल, जंतु आदि ये बाह्य संसाधन न रहें तो इसमें परागण की क्रिया होगी नहीं। समझ में आ गया? तो ये बताइए डिमेरिट ही तो है इसका। नंबर 1, इसमें बाह्य संसाधनों जैसे बाह्य संसाधनों जैसे जल, वायु, जंतु आदि की परागण के लिए आवश्यकता होती है। क्लियर हो रहा है बाबू? इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट यही है, यानी डिसएडवांटेज यही है कि इसमें बाह्य संसाधन अगर न रहे तो इसमें पर परागण की क्रिया नहीं होगी। क्या बाबू? पर परागण की क्रिया नहीं होगी। क्लियर हो गया आप लोगों को? अगर समय पर परागण नहीं होता है, क्या होता है? समय पर परागण नहीं होता है ना, तो पुष्प क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सूख हो जाते हैं। मान लीजिए समय पर परागण का मतलब, अब हवा बहेगा तभी न परागण होगा, या जंतु जाएगा तभी परागण होगा, या जल जाएगा तभी परागण हो गया। अगर ये समय पर न हवा पहुंचा, न जल पहुंचा, न जंतु पहुंचे तो परागण नहीं हो पाएगा। और जब परागण नहीं होगा तो पुष्प क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। तो लिख ले अगला, समय पर परागण नहीं होने से पुष्प सूख जाते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अच्छा, पर परागण के लिए ना पुष्पों को एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। अर्थात पर परागण के लिए अगर पुष्प एक दूसरे पर निर्भर न रहें तो परागण की क्रिया होगी नहीं। तो तीसरा हानि यही है कि पर परागण के लिए पुष्पों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। निर्भर रहना पड़ता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब इसमें अगला पॉइंट क्या होता है? ये भी एक बहुत बड़ी हानि इसकी है। अगला पॉइंट ये होता है कि पर परागण की क्रिया के लिए पुष्पों को चटकदार रंग वाला होना पड़ता है। कैसा होना चाहिए? पर चटकदार रंग वाला होना पड़ता है। इनके दल बड़े होते हैं। क्या होते हैं? दल बड़े होते हैं। इनमें सुगंध होना चाहिए और इनमें मकरंद भी होना चाहिए। और ये सब उत्पन्न करने के लिए पौधों को ना अत्यधिक ऊर्जा खत्म करनी पड़ती है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज ही है। तो लिख लें, पर परागण के लिए
पौधों को चटक रंग, चटक या गहरा कह लीजिए, गहरा रंग, दल बड़ा, दल बड़ा, सुगंध, सुगंध तथा मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है, जिसमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर हो रहा है आप लोग को? परागण के कारण न अत्यधिक संख्या में परागकण नष्ट भी हो जाते हैं। जैसे परागण के लिए मानकर चलिए कहीं परागकण बनते हैं संख्या में ज़्यादा, परागकण ज़्यादातर नीचे ही गिर जाते हैं, अर्थात नुकसान हो जाते हैं। तो यही कह रहा है कि पर परागण की क्रिया में परागकण आवश्यकता से अधिक क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो लिख ले इसको, पर परागण के कारण अत्यधिक संख्या में परागकण नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बाबू? अत्यधिक संख्या में नष्ट हो जाते हैं। जो इसमें पर परागित पुष्प मिलता है या बीज मिलता है ना, वह सदैव संकर होता है। कैसा होता है? संकर होता है। छठा, इसमें पर परागित बीज सदैव संकर होता है, संकर होता है। समझ में आ गया? फिर गौर से समझिएगा एक बार। हम आपको ये बता रहे हैं कि परागण से हानि क्या है। परागण से निम्नलिखित हानि है। सबसे पहला हानि तो यही है कि इसमें बाह्य संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। बिना बाह्य संसाधन की पर परागण की क्रिया नहीं होती है। बाह्य संसाधनों के रूप में जैसे जल, वायु, जंतु आदि की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से यह दूसरे पॉइंट में, यदि पर परागण की क्रिया समय पर नहीं होती है तो पुष्प नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? पर परागण की क्रिया यदि समय पर नहीं होते हैं तो पुष्प क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, अर्थात सूख जाते हैं। इसी प्रकार से पर परागण के लिए पुष्पों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। क्लियर हो गया? अगर एक ही पुष्प है तो परागण की क्रिया शायद न हो पाए। हो सकता है नर जननांग और मादा जननांग उपस्थित हो, तब तो हो जाएगा। लेकिन यदि नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग पुष्प पर उपस्थित होगा तब नहीं हो पाएगा। इसीलिए पर परागण के लिए पुष्प को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, पर परागण की क्रिया के लिए पौधों को चटक या गहरे रंग का दल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? गहरे रंग का दल बनाना पड़ता है। उसमें सुगंध पैदा करना पड़ता है तथा उसमें मकरंद अर्थात मधु भी पैदा करना पड़ता है, जिससे अत्यधिक ऊर्जा की हानि होती है। समझ में आ गया? जिससे अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात ऊर्जा की हानि ही होती है। क्यों? ऊर्जा लगाते हैं तभी तो बनता है। समझ में आ गया नहीं गया? तो उसको कह लीजिए ऊर्जा की हानि होती है या आवश्यकता होती है, बात बराबर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला पॉइंट, पर परागण की क्रिया के लिए क्या बाबू? पर परागण की क्रिया के लिए अत्यधिक संख्या में परागकण जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। यानी जब पर परागण की क्रिया होती है तो इसमें ज़्यादातर परागकण क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। वे जमीन पर
गिर जाते हैं उधिया करके या उड़ करके या तैर करके या जंतुओं द्वारा उचित स्थान पर पहुंच नहीं पाते हैं। लास्ट पॉइंट, इसमें जो बाबू बीज पैदा होता है ना, वह बीज सदैव संकर बीज होता है, कभी नस्ली बीज नहीं होता है। तो इसमें जो संतान उत्पन्न होगा अर्थात इसमें जो बीज उत्पन्न होगा वह कैसा होगा? संकर बीज होगा। मिटा दे, बोलिएगा। चलिए एक पॉइंट और पढ़ते हैं। हेडिंग डाली आप लोग, कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन आर्टिफिशियल पॉलिनेशन देखिए लो, लौकी मत समझ जाइए लोग। ये थोड़ा कुपोषित बन गया है। कैसा बन गया है? कुपोषित बन गया है। एक और बना लेते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक आप लोग कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक ना? हाँ, देखिएगा, यह एक अलग पुष्प का है और यह एक अलग पुष्प का है। कृत्रिम परागण जो होता है ना, यह मनुष्य के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बाबू? मनुष्य के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बाबू? कृत्रिम परागण जो होता है मनुष्य के द्वारा होता है। इसमें होता क्या है? मनुष्य क्या करता है? किसी एक पुष्प से पराग कण को ले लेता है। क्या करता है? पराग कण को ले लेता है। समझ में आ गया? और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा देता। इसी को क्या कहा दिया जाता है? कृत्रिम परागण। अच्छा ये बताइए, क्या ये परागण वायु द्वारा हुआ है? जल द्वारा हुआ है? नहीं ना। कीटों द्वारा हुआ है? नहीं। ये किसके द्वारा हुआ है? मनुष्य द्वारा हुआ है। यानी मनुष्य अपने इच्छा अनुसार देखा है कि कौन सा पराग कण बढ़िया है, उस पराग कण को चूज किया है और देखा है कि कौन सा वर्तिकाग्र अर्थात उसका बीजांड अच्छा है, वहाँ ले जा करके छोड़ दिया है। समझ में आ गया? तो इसी को क्या कह देते हैं? तो परिभाषा क्या देंगे? मनुष्य द्वारा, क्या बाबू? मनुष्य द्वारा किसी एक पुष्प के परागकण को लेकर इच्छानुसार दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की क्रिया को ही हम क्या कह देते हैं? कृत्रिम परागण कहते हैं। क्या ये आप लोगों को परिभाषा समझ में आया? आगे बढ़ें। अब समझिएगा, कृत्रिम परागण के लिए ना दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। कितनी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं? दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। एक विधि को हम विपुंसन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विपुंसन। एक विधि को क्या कहते हैं?
विपुंसन कहते हैं और दूसरी विधि को थैलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? थैलीकरण कहते हैं। कोई परेशानी आप लोग को? नहीं लिख ले बका। एक को क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? थैलीकरण कहते हैं। अब समझते हैं कि विपुंसन किसे कहते हैं और थैलीकरण किसे कहते हैं। समझिएगा आप लोग। इसके लिए हम दो पौधा बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो पौधा, और ये दोनों पौधा हमारे लिए इच्छित पौधा है, यानी हम चुने हैं कि कौन पौधा बढ़िया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम दो पौधा बना रहे हैं। एक और पौधा ले रहे हैं। हमने दो पौधा ले लिया बाबू। हमने बाबू दो पुष्प ले लिया। क्या कर लिया? दो पुष्प ले लिया। तो हमको सबसे पहले विपुंसन समझना है कि विपुंसन किसे कहते हैं, अर्थात इमैस्कुलेशन किसे कहते हैं। यहां लिख दे। इमैस्कुलेशन किसे कहते हैं हमको समझना है। हम क्या करेंगे? एक अपनी इच्छा के अनुसार एक पौधा चुनेंगे। क्या चुनेंगे? पौधा चुनेंगे, और वह पौधा फूल दिया हुआ हो। कैसा दिया हो? फूल दिया हुआ हो। और फूल दिया हो तो अभी वह कली के ही अवस्था में हो। कैसा हो? कली के ही अवस्था में, पूरी तरह से वह विकसित न हो। तो हम क्या करेंगे? उस पर जो पराग कोष होता है, उस पराग कोष को चिमटी से हटा देंगे। चिमटी हाथे से हटाई बोलोगे, हाथ अंगुरी है तना मोट बा, उठाई बोलो पता चली है यो उठी जाई। समझ में आ गया नहीं क्या? तो उसको हम लोग किससे पकड़ के हटा देंगे? चिमटी से पकड़ के हटा दिए। हटा दिए तो हमको क्या मिल गया बाबू? केवल मादा जनन अंग मिल गया। बोलिएगा, केवल मादा जनन अंग मिला कि नहीं मिला? इसी को विपुंसन कहते हैं। समझ में आ गया? विपुंसन किसे कहते हैं बाबू? हम एक इच्छित पौधा लेंगे, उस पौधे में पुष्प लगा होगा और वह पुष्प पूरी तरह से खिला यानी परिपक्व नहीं होगा, अभी अविकसित ही होगा, अर्थात इस तरह से कह ले तो कली अवस्था में ही होगा। तो उसमें से हम किसको निकाल देंगे बाबू? पुंकेसर को निकाल देंगे, यानी पराग कोष को हम क्या कर देंगे? निकाल देंगे। निकाल देंगे तो क्या बच गया हमारा? मादा जनन अंग बच गया। बोलिएगा, बचा। और ये बच गया तो इसी को हम क्या कह देते हैं? विपुंसन। कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, इसी के साथ ही साथ हम दूसरा पौधा भी लेंगे। क्या लेंगे? दूसरा पौधा भी लेंगे, और दोनों पौधे की गौर से समझिएगा, दोनों पौधे, इसको और इसको, दोनों पौधे के पुष्पों को हम पॉलीथीन से ढक देंगे। इसको भी पॉलीथीन से ढक देंगे और इसको भी क्या करेंगे? पॉलीथीन से ढक देंगे। किससे ढकेंगे बाबू? पॉलीथीन से। इसी को थैलीकरण कहते हैं। और ये पॉलीथीन ऐसा होता है बाबू ना, परफोरेटेड होता है, छिद्रित होता है। कैसा होता है? छिद्रित होता है। इसमें अंदर की वायु बाहर और बाहर की वायु अंदर जा सके। अगर अंदर बाहर वायु नहीं जाएगा तो ये सूख जाएगा। समझ में आ गया नहीं क्या? केवल ये बाहरी
कणों को आने और जाने से रोकती है, बाकी हवा को आने जाने से नहीं रोकती है, यह पॉलीथीन। क्लियर हो गया। तो इसको ढक देते हैं। ढकने के बाद अब इसके परिपक्व होने का हम इंतजार करते हैं और हम यह जानते हैं कि लगभग 9 से 10 दिन में पुष्प परिपक्व हो जाता है। और जब परिपक्व हो जाएगा तो इच्छानुसार, क्या बाबू, इच्छानुसार इसका परागकण निकाल करके इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचा देंगे। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, थैलीकरण कह देते हैं। और इस पूरी क्रिया को कृत्रिम परागण कहते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आया है? कोई परेशानी? अर्थात विपुंसन, ये क्रिया क्या कहलाएगी बाबू? एथाइलीकरण, बैगिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बैगिंग कहला, BAGGING, बैगिंग कहलाएगी। क्या आप लोगों को समझ में आया है? कोई परेशानी? एक बार और बता दें। देखिएगा हम क्या बताएं। हम आपको बताएं कि मैस्कुलेशन किसे कहते हैं। इसमें बाबू होता यह है कि जो आपका पुष्प होता है, पुष्प का नर जननांग अर्थात परागकण या पुंकेसर कह दीजिए या परागकोश कह दीजिए, यहाँ से हटा दिया जाता है। क्लियर हो गया। जब हटा दिया जाता है तो इसी को विपुंसन कह दिया जाता है। अर्थात विपुंसन की क्रिया में केवल मादा जननांग बचता है। क्लियर हो गया। अब थैलीकरण की क्रिया में क्या होता है, एक सामान्य पौधा ले लिया जाता है और यह आपका विपुंसित पौधा ले लिया जाता है। दोनों को पॉलीथीन से ढक दिया जाता है और इंतजार किया जाता है कि ये दोनों पुष्प क्या हो बाबू, परिपक्व हों। दोनों पुष्प परिपक्व हों। और हम ये भी जानते हैं कि परिपक्व होने में 9 से 10 दिन का समय लगता है। जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो इसके यानी जो पराग कण हम ढके हुए थे ये परिपक्व हो गए। इसके पराग कण को इच्छानुसार विपुंसित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा देते हैं, जिससे नया फल प्राप्त हो जाता है। इसी को कृत्रिम परागण कहते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आया है? समझ में आया है तो फोटो बना लीजिए।